जय हिंद। उत्तर प्रदेश आरओ के लिए विषयवार प्रश्नों की श्रृंखला और चैप्टर वाइज प्रश्नों के जो श्रृंखलाएं हैं, हम एक एक करके वीडियो लाए जा रहे हैं। और इसमें आज का जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस हमने लाए हैं, सतत आर्थिक विकास से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सभी क्वेश्चन चाहे वह यूपीपीसीएस से में हो और जो पहले आए हों इन एग्ज़ामों में, चाहे आईएएस में आए हुए हों जो पुराने हों और हमारे आरओ के लेवल का हों, तो इसमें शामिल किया है। आप ज़रूर देखना। अगर आपको जो है अच्छा लगे और ये जो हमारा जीएस है वह लेवल का अगर रहेगा किसके, तो आरओ के लिए, तो ज़रूर आप हमें लाइक करिएगा और ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और बता दें कि जो लेवल का जीएस है, अगर वह पढ़ेंगे ना तभी आपका रिजल्ट होने वाला है। आप सोचते हैं कि थोड़ा मोड़ा और ऐसे घसीट फसीट के पढ़ लेंगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। इसलिए मेहनत और जो प्रयास करने से चूकिए ना। जितना हो सके प्रश्नों को, अपने सिलेबस को तैयार करके रखिए। बाकी हम आपके साथ तो है ये हैं। चलिए देखते हैं। और इसका जो पहला प्रश्न है यहाँ पे आप पढ़िए और इसे बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो यह प्रश्न जो है पहला कि पोषकी यानी सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सस्टेनेबल मतलब होता है कि कोई काम ऐसा करो कि जो चीज़ जैसा स्ट्रक्चर है उसमें कोई परिवर्तन ना हो। जैसे आपका जो घर है, आपने घर मकान बनाया हुआ है अपना, तो आप चाहते हो कि जो हमारे घर के सीढ़ी है वो इस जगह से उस जगह हो जाए, किचन है यहाँ का वहाँ कर लो, लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है वह नहीं बदलना चाहिए। जो घर का जो दिख रहा है सुंदरता वह नहीं बदलना चाहिए, वह वैसा ही होना चाहिए। तो उसे कहते हैं सस्टेनेबल। जैसे प्रकृति में जैसे लिया जाता है इसको, इस शब्द को प्रयोग में, कि प्रकृति में बदले न कि कार्बन अधिक हो, हमारे यहाँ पेड़ पौधे भी कम ना हो, हमारे यहाँ जो संसाधन है चाहे वह मिनरल्स वाले हैं, खनिज वाले हो सकते हैं, मिट्टी वाले जो भी संसाधन हैं उनमें कोई भी कमी ना हो, लेकिन हमारा विकास होता रहे। ठीक है, मतलब कि हम एक कहावत है हिंदी में कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ठीक वैसा ही यह है। तो इसमें उद्देश्य क्या है, देखिए कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि हो जाए, बड़े पैमाने पर पर्यटक और लघु पैमाने पर यात्राओं का प्रबंध करना, सांस्कृतिक अखंडता परिस्थिति प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंध करना। तो ये कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि सांस्कृतिक, आपकी जो संस्कृति है उसमें कोई घुसपैठ ना करे, उसमें कोई भी कमी ना हो। पारिस्थितिकी प्रक्रियाएं, जो भी पारिस्थितिकी में है यानी हमारे इन्वायरमेंट में प्रक्रिया हो रहे हैं उसमें भी कोई परिवर्तन ना हो। जहाँ से रोड है वहीं से रोड रहे, सब कुछ है, पुल वगैरह है, सब कुछ वैसे ही रहे। और साथ में पर्यटन भी रहे और पर्यावरण भी प्रबंधित रहे। मतलब कि पर्यावरण देख रहे हैं ना, एकदम सेंट्रल पर रखा जा रहा है, केंद्र पर रखा जा रहा है, इसमें कोई समस्या ना हो। बाकी आप पर्यटन को बढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन सी के साथ प्रश्न का जो आंसर है जाता है यहाँ पे। जो हमारा अगला प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा प्रकाशित एसडीजी इंडिया, ठीक है, इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 के निम्न में से कौन सा इसमें शीर्ष 5 राज्यों में यहाँ पे नहीं है। देखिए एसडीजी जो होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एसडीजी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप होता है। तो 2020-21 में आया है और यह भी 2020-21 का ही अभी 2024 में ही हमसे पूछा जाएगा
क्योंकि अभी हाल का यही है। तो इसमें गुजरात नहीं है, यहाँ पे जो है 5 शीर्ष राज्यों में गुजरात नहीं है, गोवा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए प्रश्न अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। तो यहाँ पे कारण यानी कथन जो ए से दर्शाया गया है, दिया है कि सतत विकास समाज मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। वाह, बिल्कुल सही बात भाई साहब, मानव के कल्याण के लिए सतत विकास एकदम सही है। हमें और जो गवर्नमेंट है इसका पालन भी भरपूर करती है। हमारे जो इससे संबंधित पर्यावरणविद हैं, बड़ा इसे हम मानते हैं, इसको जो लाने का प्रयास करते हैं हमेशा। कारण इसलिए क्या है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरा करने की योग्यता को प्रभावित बिना किए ही वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करती हैं। भाई साहब दोनों सही है और इसका जो स्पष्टीकरण है ना, व्याख्या है, वह भी 1 नंबर का है, इसमें कोई चूंचा नहीं कर सकता। ठीक है, हमें जो है आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना है। मान लो आज हमें लग रहा है और आज हम विकास करने के लिए चाहत में हैं, तो सारा जितना भी संसाधन है सबका यूज कर रहे हैं। पानी निकाल लिए नीचे से, पेट्रोल निकाल लो भैया नीचे से, जो कोयला हो रहा है सब निकाल के जला डालो। आने वाली पीढ़ी क्या करेगी? 100 साल बाद जो समय आएगा उसके लिए तो कुछ नहीं बचेगा, उसके लिए भी तो कुछ छोड़ो भाई साहब। अगर उसके लिए भी छोड़ के आप अपने विकास के बारे में सोचते हैं तो वह होता है मानवता, और इसी को कहा गया है सतत विकास मानव समाज जो है कल्याण के लिए महत्वपूर्ण, यही चीज़ है। तो यहाँ पे प्रश्न अब अगला चलते हैं यहाँ पे और देखते हैं क्या कह रहा है भाई साहब। प्रश्न कह रहा है कि जो वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना अगर हम भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत करते हैं तो यह अवधारणा किसकी है? वही पिछली वाली बात है, इसे कहेंगे संपोषणीय विकास की मतलब कि अवधारणा। ठीक है, और इसी की यह परिभाषा यहाँ पे दी गई है। तो आगे बढ़िए, देखिए इसमें मानव विकास में केवल मानव के विकास की बात होती है। आर्थिक विकास जब देखा जाए तो हमारा आर्थिक पैसे का कैसे हमें प्रगति करना है, उन्नति करना है। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि यहाँ पे 2 चीज़ होती है। ठीक है ना, इसका जो है अलग से हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए आर्थिक विकास में जब बात करते हैं तो इसमें हमारे जीडीपी के साथ साथ हमारे जो आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे स्वास्थ्य हो गया, विद्यालय वगैरह हो गया, सबका क्या होगा? विकास होगा। और आर्थिक वृद्धि में केवल जीडीपी को ही देखा जाता है, उसको देख करके बताया जाता है कि आर्थिक वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही है। चलिए आगे, और अगला प्रश्न यहाँ पे पढ़ेंगे लिखेंगे, ठीक है, होंगे नवाब। इसलिए आप क्या करेंगे, इसे लेकर कापी कलम लेके बैठिए, पढ़िए, साथ में लिखिए भी, है ना। अब जो है वो समय नहीं रह गया जब गधा पकौड़ी हकता था। अब जो क्या करना है, आपको पूरे दिल, चैन और दिमाग को एक साथ रखते हुए इस पर ध्यान लगा करके काम करना है। तब जो है आरो यारो आपके हाथ में होगा, तब जो है आपका जो सम्मान है, और जब आप गांव पर जाएंगे, माता पिता से मिलेंगे, तो यह खुशी कुछ और ही होगी। ठीक है, इसलिए आप बात को ध्यान रखिए इस चीज़ को। अब देखिए धारणी, यहाँ पे प्रश्न है कि धारणी विकास भावी पीढ़ियों की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के सामर्थ्य से समझौता किए बगैर वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। फिर वही वाली बात है, ठीक है ना। तो परिप्रेक्ष्य में धारणी विकास का जो सिद्धांत है किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो यह जो है सामाजिक या समावेशी विकास से
जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास जो मोदी जी का है, अगर उस चीज़ से अगर आपका भी विचार जुड़ता है, जैसे समावेशी विकास, देखिए हम पार्टी वाली बात नहीं कर रहे हैं, मत कहना कि भैया ये लोग इस सर जी जो है मोदी जी की बात कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम जिसे करें सबका साथ सबका विकास, तो यह हम वो आदमियों तक सीमित रखे हैं। हम जो है यहाँ पे सभी जीव जंतु से लेकर पेड़ पौधों तक, खनिज पदार्थ, जितने भी लोग हैं, आने वाले समय के, पिछले समय के लोग, जो भी लोग, सब लोग हैं, उनके लिए बराबर विकास अगर बात करें तब वह समावेशी विकास आता है, मोदी जी वाला नहीं विकास है। चलिए प्रश्न, सतत विकास का आधार क्या है? किस चीज़ पर यह लटका हुआ है, अटका हुआ है सतत विकास? इसका जो है केंद्र पॉइंट क्या है? तो यहाँ पे देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण, पर्यावरणीय दृष्टिकोण, आर्थिक दृष्टिकोण। भैया हमने बता दिया सतत विकास मतलब कि पर्यावरण को लेकर चलना है। देखिए पर्यावरण में हम भी हैं, जो इंसान है ना वह एक पर्यावरण का एक भाग है। जो जीव जंतु हैं पर्यावरण के भाग हैं, पेड़ पौधे हैं पर्यावरण के भाग हैं। अब ये मत सोचिए खाली पेड़ पौधे ही पर्यावरण में आते हैं। अगर आदमी नहीं रहेगा ना तो पेड़ पौधे का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। अगर पेड़ पौधा नहीं है तो मानव का भी अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो चक्र है इन्हीं दोनों के बीच इर्द गिर्द घूमता रहता है। आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए सतत विकास का जो आधार है पर्यावरणीय दृष्टिकोण है, इसी को लेकर के सतत विकास का जो अवधारणा है लाई गई है। सामाजिक दृष्टिकोण समाज के लिए है, आर्थिक दृष्टिकोण जो है केवल पैसे के लिए। अगर मज़ा आ रहा है भाई साहब ना तो बिना सोचे समझे लाइक कर दीजिएगा, कहना ना पड़े आपसे। किसी भी देश के संदर्भ में निम्न में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी यानी सोशल कैपिटल के भाग में के रूप में समझा जाएगा? क्या बोला जा रहा है कि देश के लिए बोला जा रहा है कि देश की जो सामाजिक पूंजी है, सामाजिक पूंजी समझ रहे हैं ना, सामाजिक, समाज में जो है रहता हो, जिसे सोशल कैपिटलिज्म कहते हैं, और उसका भाग है कौन है? जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, इसके भवनों, अन्य आधारिक संरचना, मशीनों का स्टॉक, कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। क्या बात है भाई साहब, देखिए ये जो डी ऑप्शन है एकदम सही आंसर यही जो है दिखा रहा है। क्या कर रहा है कि सामाजिक पूंजी, समाज में जो लोग हैं उनके लिए सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा धन क्या है? एकता, ठीक है, और आपसी भरोसा। अगर हमारे समाज में अगर एक व्यक्ति इस पर भरोसा ही नहीं है तो वह हम क्या करते हैं, उसे अपने समाज का व्यक्ति मानने से लोग कतराते हैं। तो इसलिए हमें अपने समाज में अपने धन जो है वह किस पर टिका हुआ है? तो भरोसे पर और सामंजस्य के पर। और हमारे परिवार के साथ भी ऐसा होता है, और इसी के इर्द गिर्द हमारा परिवार भी रहता है भरोसे के ऊपर। तो आप क्या इसके बारे में कहेंगे? आप ज़रूर अपने मोबाइल के कमेंट में लिखिएगा वीडियो के लिए। देखिए क्या है प्रश्न जो है, निम्न, ठीक है, जो टिकाऊ आर्थिक विकास का मॉडल है, ठीक है ना, टिकाऊ आर्थिक विकास मतलब ऐसा आर्थिक विकास करिए जो टिकाऊ हो, कई सालों तक चले, सालों साल तक चले, ठीक है, बिरला सीमेंट सालों साल तक चले, ऐसा हमें विकास मॉडल लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि विकास ऐसा करो, अपना घर ऐसा बनवाओ कि आपके जो है मरने तक रहे उसके बाद गिर जाए। बालू का ढुआ नहीं बनाना है। आर्थिक विकास जो है मजबूत टिकाऊ होना चाहिए। यह मॉडल जो है राजस्थान में क्या है अवस्थित है, यहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। चलिए भाई साहब अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और क्या मज़ा है, और इसे मज़े के साथ पढ़िए। कोई भी देखिए टेंशन फेंशन सब छोड़ दीजिए, है ना, कुछ नहीं होगा। टेंशन लोगे भैया तो जो भी प्रश्न आ रहा है और पर क्वेश्चन जो भी एग्ज़ाम है उसमें भूल ही जाता है। तो ऐसा चीज़ लेने का क्या ज़रूरत है जब वो एग्ज़ाम में भूल ही जाना है। इसलिए बिना टेंशन का, बिना किसी समस्या का, और आप जो है आगे बढ़ते रहिए बिना किसी ठोकर की, रुकावट के। तो अगले प्रश्न में समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है भाई साहब क्या?
अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाए, कृषि का पुनरुद्धार किया जाए, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की आधिकारिक उपलब्धता हो और यह उपरोक्त सभी। अब क्या लगता है, उपरोक्त सभी इस प्रश्न के लिए एकदम सटीक उत्तर है। क्यों? क्योंकि देखिए जो भी हमारी अधोसंरचनात्मक सुविधाएं हैं, हमें ऐसी सुविधाएं जो हमें ज़रूरी हैं उसका विकास हो जाए, साथ में कृषि का पुनरुद्धार हो जाए, हमारे खेतों में हम 1 बोरा डाई डालें तो 2 बोरा डाई का काम करें, है ना। ऐसे खेतों को हम बना के रखें। हम जो है जहाँ पे 2 कुंटल निकलता था वहाँ 10 कुंटल निकले, क्या बात है भाई साहब। ऐसा कृषि का विस्तार किया जाए, विकास किया जाए तब तो। और शिक्षा स्वास्थ्य में तो हमें विकास चाहिए, शिक्षा नहीं रहेगी तो क्या हम जो है सब कुछ भूल जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। कृषि का विकास तो हो ही नहीं सकता, शिक्षा नहीं रहेगी तो कैसे कोई पढ़ेगा, जानेगा क्या है क्या नहीं है, कितना डालना है कितना निकालना है। और सामाजिक सेवाएं तो ज़रूरी है, समाज में हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है यह भी आवश्यक है, ज़रूरी है। तो प्रश्न अगला है कि निम्न में से किस एक में समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जाती है। समावेशी अगर विकास है तो उसमें किस चीज़ को बढ़ाने की आशा नहीं की जाएगी। किसे? तो राष्ट्रीय आय की ऊंची दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास, कृषकों की पर्याप्त साख। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय आय जो है ना उसको बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। समावेशी विकास में ग्रामीण का विकास हो जाए, कृषि का विकास हो जाए और कृषकों की, अच्छा रुकिए, कृषकों की पर्याप्त साख जो है यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। यह जो है यहाँ पे इसे नहीं लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर जो है ऑप्शन ए, ऑप्शन जो है डी यानी कृषकों की साख नहीं होगा। देखिए समावेशी विकास करना है तो ऐसा नहीं है जो कृषक हैं उनकी पर्याप्त साख को जरूर मानते हैं, लेकिन राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाए तो समावेशी विकास होगा। देखिए इसमें दोनों का चक्कर चढ़ रहा है ना। राष्ट्रीय आय की जो ऊंची विकास है यह भी इसमें अपना इम्पोर्टेंट रोल रखा हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे देखिए बढ़ाने की आशा की बात की रहे ना कि समावेशी विकास में देखिए राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। चलिए ऐसा करते हैं हम जो है ऑप्शन ए को ही लेते हैं, ठीक है, यही जो ज़्यादा सही होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय आय की ऊंची दर है यह क्या है, यहाँ पे गलत होगा, यानी यही सही होने वाला है आंसर। बाकी समावेशी विकास को बढ़ाने के लिए ग्रामीण विकास अच्छा हो, कृषि विकास हो और कृषकों की पर्याप्त साख हो, तो यहाँ पे हम इसकी आशा करेंगे। तो अगला प्रश्न यहाँ पे समावेशी विकास के अंग कहे जा सकते हैं कौन? गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकिंग करने की अनुमति प्रदान करना ना। यह समावेशी विकास में अब सभी लोग बैंकिंग व्यवस्था करने लगे, उससे क्या मतलब, हम समावेशी विकास की बात कर रहे हैं, हमें जो है बैंकों की बात नहीं करनी है। सभी जिला में जिला योजना समिति संगठित करना चाहिए, बिल्कुल। जन स्वास्थ्य सरकारी व्यय में, ठीक है, जन स्वास्थ्य पर जो है क्या करें, अधिक व्यय करें। दोपहर में जो भोजन है बच्चों के लिए जो 1995 से लागू है मध्याह्न, ठीक है, पोषण योजना में, तो यह भी यहाँ पे सही है। तो एक को छोड़कर सही आंसर जो बन के जाएगा ऑप्शन सी के साथ इसका आंसर जाने वाला है, ठीक है। देखिए 2012 का प्रश्न है, क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप इसे पढ़ते हैं एक बार समझ लेते हैं तो आप तो एकदम ठाँ इसे करते चले जाएंगे। और फिर क्या, अब देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि आर्थिक विकास से संबद्ध जननांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार करना है। आर्थिक विकास में जो है जननांकीय संक्रमण पर बात यहाँ पे है, तो इसको क्रम से चुनना है कि कौन जो है आगे होगा कौन बाद में होगा। देखो पहले है यहाँ पे, देखिए निम्न मृत्यु दर निम्न जन्म दर, उच्च मृत्यु दर उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर उच्च जन्म दर। तो देखिए शुरू में सबसे पहले क्या होता है कि उच्च जन्म दर होता है। लोग खूब बच्चे पैदा करते हैं और बच्चे मर भी जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जब स्वास्थ्य की सुविधा नहीं रहेगी, शिक्षा की सुविधा नहीं रहेगी, ठीक है, तो लोग भाई बच्चे पैदा होंगे ही
अगर आपके पास साक्षरता नहीं है तो आप नहीं रोक सकते। तो यहाँ पे जन्म दर अधिक रहेगा और मृत्यु दर भी अधिक रहेगा, क्योंकि जो व्यवस्थाएं हैं वो हमारे पास है नहीं। फिर यह पहले नंबर पर आ जाएगा। दूसरे नंबर पर निम्न मृत्यु दर और फिर उच्च दर होगा, ठीक है ना। कैसे? लोग बच्चा तो कम पैदा करेंगे, अरे अधिक पैदा करेंगे, लेकिन लोग सुविधाओं के लिए प्रयास करेंगे कि सोच लेंगे कि कम से कम लोग मरें, और उसको मरने के लिए सारी व्यवस्थाएं, सारे जो है ताना बाना जोड़ेंगे, और जड़ी बूटी हो चाहे स्वास्थ्य की बात हो वो सब करेंगे। और उसके बाद जो है धीरे धीरे लोग पढ़े लिखेंगे, समझदार हो जाएंगे, तो वहाँ पे निम्न जन्म दर हो जाएगा और निम्न मृत्यु दर भी यहाँ पे हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 2, 3, 1, तो यहाँ पे ऑप्शन सी के साथ प्रश्न का सही आंसर चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे लघु सीमांत किसानों के पेंशन के उद्देश्य से प्रधानमंत्री किसान मानधन, ठीक है, योजना जो है कब प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। तो जो भी किसानों के लिए पेंशन के लिए मानधन योजना शुरू की गई थी, यह कब शुरू की गई थी? तो यह 12 सितंबर 2019 को, 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत कर दी गई थी, किसान मानधन योजना के लिए, जो कि पेंशन वगैरह हमें दिलवाता है। चलिए यहाँ पे प्रश्न है कि भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? खाद्य प्रबंधन, जो आप भोजन संगठन ग्रहण करते हैं तो उसका प्रबंधन करते हैं, क्योंकि समय से उसको उत्पादन करना होगा, उसको बुआई करनी होगी, उसका संग्रहण करना होगा, सारी व्यवस्थाएं करना जो है प्रबंधन के अंतर्गत आता है। तो इसमें खाद्यान्नों का वितरण क्या है? खाद्यान्नों का वितरण होगा, इसमें खाद्यान्नों का वितरण होगा, बिल्कुल इसमें आएगा, ठीक है। खाद्यान्नों की खरीद बिल्कुल खरीदेंगे, रखेंगे, फिर बाद में जो गरीब हैं उनको दे देंगे। खाद्यान्नों का बफर स्टॉक भी करेंगे। बफर स्टॉक करेंगे इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई ऐसी आपदा वगैरह आ जाती है कि कई क्षेत्रों में अकाल पड़ जाता है, खेतों से कुछ उगा नहीं या उत्पादन नहीं हुआ, तो उस समय के लिए यहाँ पे स्टॉक रखा जाता है और लोगों को सहयोग प्रदान किया जाता है। खाद्यान्नों का निर्यात, ठीक है, खाद्यान्नों का निर्यात भी किया जाएगा, इसमें आएगा भाई प्रबंध करने में। तो यहाँ पे ऑप्शन ई जो है यहाँ पे क्या है, यही यहाँ पे गलत हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा, ठीक है, यही यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ प्रश्न है जो देखिए कितना जो है लेवल का भाई प्रश्न है, मान जाएंगे आप भी, कि बीते दिनों में निम्न में से कौन कारक है और नीतियां हैं जो भारत में चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं, चावल के मूल्य को प्रभावित कर रही हैं। तो पहला देखिए यहाँ पे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावित ही कर रही है। चावल का मूल्य जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि इतना तो आपको मिलेगा ही है, उससे अधिक हो सकता है, कम नहीं होगा। सरकार द्वारा व्यापार करना, ठीक है, अगर सरकार व्यापार करेगी, जो है जितनी भी चावल है उसे अगर बाहर बेच देगी तो हमारे यहाँ कमी हो जाएगी, जिससे इसका दाम बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। सरकार द्वारा भंडारण करना, यह भी मूल्य को प्रभावित करती है। और उपभोक्ता सहायकियाँ हैं, सब्सिडी दी जाएगी तो भी यहाँ पे इसमें प्रभावित होने वाला है। तो ऑप्शन डी के साथ इसका आंसर चला जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे अगला प्रश्न है, क्या है कि भारत में किन्हें कृषि में सार्वजनिक निवेश माना जा सकता है? सार्वजनिक निवेश माना जाएगा, इसमें कौन कौन से हैं कि यहाँ पे सभी फसलों के कृषि उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, यह जो है सार्वजनिक निवेश नहीं है। निवेश मतलब इसमें पैसा लगाना, तो वह खुद गवर्नमेंट आपको निश्चित कर रही है कि आपको पैसा लगाने की क्या ज़रूरत है, हम तो आपको इतना देंगे ही, है ना। दूसरा है प्राथमिक कृषि साख समितियों का कंप्यूटरीकरण कर दिया जाए, बिल्कुल अगर जो है कृषि है उसका कंप्यूटराइज कर दिया जाए, उसमें निवेश करके और मशीनें ला दी जाए तो फ़ायदा होगा।
सामाजिक पूंजी विकास किया जाए, तो ये कृषकों को निःशुल्क बिजली दी जाए, ठीक है ना, यह इसमें नहीं आएगा। कृषकों को जो है निःशुल्क बिजली जाएगी तो इसमें विकास नहीं होगा, ठीक है। सरकार द्वारा शीतगार सुविधाओं का स्थापना 6 वाला कर दिया जाए, देखो बढ़िया है यहाँ पे, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट हमारे किसान भाइयों को ये बड़ा ही फायदा होगा, है ना, शीतगार सुविधाओं से। तो सरकार इसमें कोई आपको डायरेक्ट फायदा नहीं देगी, बल्कि आपके जो भी स्ट्रक्चर है उसको मजबूत बनाने का प्रयास करेगी। कंप्यूटरीकरण कर दी तो आपका और काम आसान हो गया, सामाजिक पूंजी विकास कर दी तो आपको आसान हो गया, ठीक है। और यहाँ पे सरकारों को सरकारें जो है यहाँ पे कोल्ड स्टोर अगर बना दी तो भी यहाँ पे आपको आसानी होगी, आप अपना सामान रखेंगे और आप फिर उसे जब दाम अच्छा मिलेगा बेच पाएंगे। तो यहाँ देखिए 2, 3, 6 इस प्रश्न के लिए एकदम उपयुक्त और संतुष्टिपूर्ण आंसर है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे कि राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का लाभ यहाँ पे क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लाभ है किसको, तो राष्ट्रीय कृषि बाजार में क्या है, यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है। और दूसरा है कि यह कृषकों के लिए राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, जो है राष्ट्रव्यापी बाजार सुलभ कराता है, बिल्कुल कृषकों के लिए बाजार सुलभ कराता है जिसमें अनेक उत्पाद की गुणवत्ता के अनुरूप कीमत मिलती है, बिल्कुल दूसरा तो सही है, ठीक है। और अगर यह राष्ट्रीय कृषि बाजार है तो यह कृषि वस्तुओं के लिए सर्व भारतीय इलेक्ट्रॉनिक व्यापार पोर्टल है, बिल्कुल यह भी यहाँ पे सही है और ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न का आंसर जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न जब देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत में 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है। जीडीपी में कृषि का अंश बढ़ गया है ना, जीडीपी का अंश जो है कृषि में घट गया है, पहले 55 था, अब जो है निकल कितना हो गया है, तो अब जो है यह 15% के आसपास आ गया है, ठीक है। विश्व व्यापार में भारत का निर्यात का अंत बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है। एफडीआई बढ़ा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और इसीलिए तो 1991 में जो नीतियां लाई गई थी प्रभावी करने के लिए थी। भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ा, बिल्कुल बढ़ा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक को छोड़ करके हम जो है 2, 3, 4 को अपने प्रश्न का आंसर बनाएंगे भाई साहब, ठीक है। इसलिए जो है ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न, आप अपना भी सुझाव और आपको लगता है कि प्रश्न का आंसर गलत है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप इसे कमेंट में लिखिएगा, ताकि जो भी इस वीडियो को देखें तो उन्हें इसके बारे में पता चले, क्या जो है आपका रिव्यू भी पता चलेगा, तो हमारा और भी अच्छे से और प्रश्नों को लाने का प्रयास करूंगा, और मकसद रहेगा कि हम सही प्रश्नों को और आपको समझ में आए इस तरह से बताने का भी प्रयास रहेगा। प्रश्न क्या है कि नीली अर्थव्यवस्था यानी समुद्री संसाधन पर सतत विकास के लिए साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया गया है, किसने निर्माण किया है यह आपको बताना है भाई साहब। तो नीली अर्थव्यवस्था नॉर्वे, देखो न से नीली न से नॉर्वे, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो नीली अर्थव्यवस्था मतलब समझ रहे हैं ना कि जो भी समुद्र में संसाधन है, समुद्र से पेट्रोलियम, मछली और मिट्टी वगैरह होता है, सब निकाले जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम करें कि जो है सतत विकास हो, उसमें अंतर न हो, और पुराने जो आने वाले समय के लोग हैं 100 साल बाद भी वैसा ही स्ट्रक्चर बना रहे, और उनको यह न लगे कि नहीं हमारे जो पूर्वज हैं और सारे संसाधनों का उपभोग कर दिए हैं, फिर हमको गरियाएंगे सर, वो सब कहेंगे आगे आने वाले हमारे दादा परदादा के। जैसे आप क्या करते हैं कि आप अपना ज़मीन वगैरह आपके दादा दादा बेच दिए हैं, तो आप कहते ना हो कि हमारे दादा कितने जो ऐसे थे, बेचे नहीं होते तो हमारे पास भी 20 बीघा होता है आज, ठीक है। तो ऐसे वो सब गरियाएंगे,
तो फिर सुनने के लिए तैयार रहना भाई लोग, इसलिए पढ़ाया जा रहा है तो इसका जो है महत्व भी समझिएगा। ठीक है, सूरज धारा योजना संबंधित है, सूरज धारा, ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, तो यह बीज की अदला बदली से संबंधित है। सूरज धारा बीजों की अदला बदली से संबंधित है भाई साहब। इसे पॉइंटर है, इसे याद करना है सीधे, इसमें कोई जो है डेफिनेशन और परिभाषा की बात नहीं है। और भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं था। कौन था नहीं था भैया, तो इसमें कौन जो है सहकारी कृषि का जो है नहीं था, विश्वास नहीं करता था इसमें, ठीक है। तो इसमें आप बताएंगे जवाहर नेहरू, चरण सिंह, लाल बहादुर, अबुल कलाम आज़ाद। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा चरण सिंह, जो है चरण सिंह है, या कृषि में जो है सहकारी कृषि पर इनका समर्थन नहीं था, चाहते थे दूसरी तरह से कृषि करना। लेकिन इसमें जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, अबुल कलाम आज़ाद सहकारी कृषि को बड़ा ही प्रमोट किए इन लोगों ने। अब यहाँ पे भारत में भूमि सुधार का हिस्सा कौन सा नहीं है, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, बिल्कुल जमींदारी प्रथा हटाई गई तो हर लोगों के पास ज़मीनें हो गई, सब लोग जो है खदानों का उत्पादन अपने अपने तरीके से करने लगे, ठीक है, और लोगों को खाने के लिए भी खदाने का जो है उत्पादन हुआ और वो अपने लिए आत्मनिर्भर भी हुए। भूमि जोतों का अधिकतम सीमा निर्धारण, काश्तकारी सुधार, बहुफसली योजना तो हो ही जाएगा, और भूमि जोतों का अधिकतम सीमा का निर्धारण, ठीक है। तो यहाँ पे भूमि जो काश्तकारी सुधार, देखिए अधिकतम जो सीमा है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। भूमि जोतों का अधिकतम सीमा है, पर जिसके पास है वो अधिकतम जो जोता रहे, लेकिन काश्तकारी सुधार इसमें हो जाएगा। तो यह ऑप्शन जो है बी वाला सही आंसर के साथ चला जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपाय कृषि संरचना को कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने हेतु अपनाया गया है। तो कृषि विकास के लिए प्रेरक बनाने के लिए ना, कृषि विकास को क्या करना है, प्रेरक बनाना है। तो क्या करेंगे, भूधृति सुधार करेंगे, मध्यस्थों की समाप्ति करेंगे और जोतों की हदबंदी करेंगे। तो इसमें दोनों सही आ जाएगा, समझ रहे हैं ना, मतलब जो भी दलाल है इनको हटा दो बीच में से, काम खत्म। जिससे खरीद रहा हो सीधे किसान से खरीदो, तो उसका विकास हो जाएगा। भूमि धृति सुधार करेंगे, भूमि का सुधार करिए, जोतों की सुधार करिए, जो जोत है उसको अच्छे से फिर से जोत मतलब खेतों की बनावट करिए, ये सब वगैरह इसमें शामिल है। जो है प्रश्न पढ़िए कि इसमें कथन दिए गए हैं, बताना है कौन कौन कथन यहाँ पे सही है। पहला है, और ये किसके लिए है कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के लिए, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में यह बताने हैं। इसमें क्या है कि लगान का विनियमन करना, लगान का विनियमन करना, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के लिए पट्टेदारी सुधार करना है हमें, तो बिल्कुल लगान का आप विनिमय करेंगे ही, लगान का विनिमय करेंगे, और अवधि की सुरक्षा होनी चाहिए ना, एक लिमिट समय में आपको मिलना चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सही क्या होना चाहिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं देखिए, तो इसमें जो ऑप्शन है डी, तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाएंगे। अवधि की सुरक्षा भी होनी चाहिए, और पट्टेदारी की जो स्वामित्व है, किसका पट्टा है, तो स्वामित्व रहेगा तभी तो उस पर सुधार कर पाएगा, नहीं तो कहेगा कि हमारा तो खेत है ये नहीं, हम इस पर सुधार क्यों करें, हम उसको सही क्यों करें, ठीक है। तो देखिए अब जो है अगला प्रश्न है कि एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक खेत है तो उसे क्या कहेंगे। 1 से 2 हेक्टेयर तक खेत है तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे अर्ध जोत, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अर्ध जोत, या तो उसे लघु जोत कहेंगे या लघु कृषक कहेंगे। क्या कहेंगे, लघु जोत कहेंगे 1 से 2 हेक्टेयर के लिए। सीमांत कृषक किसे कहेंगे,
जो 1 हेक्टेयर से कम है। क्या है? 1 हेक्टेयर से कम है। ठीक है। और माध्यम वाला जो होता है 2 से 10 के बीच में जो कृषक आएंगे हेक्टेयर वाले वो हो जाएंगे सीमांत। और 10 से अधिक वाले, ठीक है, 10 से अधिक जो हो जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे हम कि वह जो है बड़ा कृषक हो जाएंगे। ठीक है। तो बता दें कि इंडिया में जो है सीमांत जोत सबसे ज़्यादा है। सीमांत जोत कितने हैं? 68% है। कितने हैं भाई साहब? तो यह 68% सीमांत जोत है। और जो लघु जोत वाले हैं उसके बाद लघु जोत है जो 1 से 2 हेक्टेयर वाले वो 17% है। 17 जो है यहाँ पे 17.6% यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ, और यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। तो यह प्रश्न है कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे आगे है ट्यूबवेल के लिए। तो देखिए ट्यूबवेल में सबसे बढ़िया, सबसे आगे जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश है। हमारे यहाँ ट्यूबवेल की सबसे अधिक सघनता है। ठीक है, सबसे अधिक ट्यूबवेल हमारे पास है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। गेहूं की सिंचाई के लिए अतिक्रांतिक गेहूं की सिंचाई सबसे ज़रूरी कब होती है? जब ताज निकलने की अवस्था होती है। ताज निकलने की अवस्था होती है यानी गेहूं का जो फल निकलता है, हमको उस समय बारिश अगर हो जाती है ना, बड़ा ही मज़ा आता है गेहूं के लिए। गेहूं एकदम अपने आप को एकदम सही समय पाता है उसके लिए। प्रश्न है कि लाखों करोड़ों पुरुष ये स्त्री श्रमिकों में जो वास्तव में काम करते हैं, परस्पर हिस्सेदारी, सहयोगपूर्ण निष्पादन की भावना जो देना है वह क्या कहलाएगा? सुनियोजित विकास, समुदाय विकास, पंचायती राज प्रणाली, एकीकरण विकास कार्यक्रम। इसे किस में हम शामिल करेंगे यह बताना। तो जितने भी श्रमिक हैं उनकी जो पारस्परिक हिस्सेदारी है या सहयोग है उसे किस में हम रखेंगे? तो उसे रखेंगे हम सामुदायिक विकास में। किसे रखेंगे? सामुदायिक विकास में। इससे समुदाय का विकास होता है। ठीक है। तो यह इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न यहाँ पे प्रश्न है अगला, धीमी कृषि विकास की गति के लिए भारत में कौन जिम्मेदार है? तो ग्रामीण निर्धनता, शहरी निर्धनता। देखो कृषि विकास करना है, शहरी निर्धनता कोई महत्व नहीं है। शहर से गांव की पलायन का जरूरत है। अगर शहर में कृषि इसका प्रभाव रहता तो इसको थोड़ी दिक्कत होती। कुशल श्रमिक, हमारे यहाँ कुशल श्रमिक हैं, लेकिन क्या है भाई, ग्रामीण में निर्धनता है, गरीबी भी बहुत है। लोग, बहुत से लोगों के पास खेतें तक नहीं है गांव में, तो वे अपना गुजारा नहीं कर पाते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी वो बहुत कम मिलती है, बहुत समस्या हो जाती है। इसलिए यहाँ पे कुशल निर्धनता, यहाँ पे बहुत ग्रामीण निर्धनता है, इसीलिए जो है विकास नहीं हो पाता है। देखिए अब प्रश्न है, यह जो है इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, और इसे पढ़िए और बताइए। और ऐसे क्वेश्चन समझिए, अगर आप कर लेते हैं भाई साहब ना, तो आपका आरो यारो कोई नहीं रोक पाएगा भाई, कोई नहीं रोक पाएगा आपका आरो यारो। तो कब आप बनने वाले हैं समीक्षा अधिकारी। तो ध्यान से पढ़िए और इसका लगाते रहिए, और कापी कलम से लिखते रहिए, और कमेंट में बताते रहिए कि कौन इसका आंसर होना चाहिए और होगा। देखिए प्रश्न यहाँ पे है, बड़े सामंतों को आवंटित भूमि किसके लिए है? मालगुजारी इजारेदारों अथवा तहसीलदारों के लिए जो भूमि है उसे क्या कहेंगे? उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने के लिए कौन सी होती है? और ग्राम स्तर पर भू राजस्व का बंदोबस्त, डी का कौन होगा? तो देखिए डी में ये ग्राम स्तर क्या होती है? तो यह महालवाड़ी होती है। गांव, महाल मतलब पहले होता था गांव, महाल को ही गांव कहते थे। गांव स्तर पर भू राजस्व की व्यवस्था महालवाड़ी कहलाएगी। जो बड़े सामंत होते थे उनको जागीरदारी करते थे। आप जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको उसमें मिलेगा कि इनको जागीर दे दी गई है ना, मतलब कि इतनी जो है ज़मीनों को दे दिया गया है। अब वो क्या करेंगे, वहाँ से राजस्व को बटोर करके लोगों से इकट्ठा करके राजा को ले देंगे।
और या तो सेना वगैरह उनके पास रहेगी तो उसकी खर्चा वर्चा को वहन करते हैं। और यहाँ पे मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों के लिए जो भूमि आवंटित की जाती है उसे क्या कहते हैं, जमींदारी। और यहाँ पे उप किराएदारों पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण, उपहार विक्रय करने के लिए जो है यहाँ पे है तो यह हो जाएगी रैयत वाणी। रैयत मतलब कि सीधे किसानों को यह भूमि दी जाती है। देखिए प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो रैयत मतलब होता है किसान, तो प्रत्येक किसान को अगर भूमि दी जाती है तो वह रैयत वाणी में आएगा। तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी का 1। अरे डी का भाई कौन है, 3। देखिए यहाँ पे डी का 3 इसमें दिया है बी में, तो बी जो है इसका एकदम सही प्रश्न का आंसर, सही का प्रश्न का सही आंसर होगा, है ना। चलिए आगे, कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर इस्पात के हलों का उपयोग निम्न में से किसका उदाहरण है। कृषि उत्पादन में काष्ठ के हलों के स्थान पर हम जो है इस्पात वाला हल लेके आए तो क्या होगा, उससे श्रम बढ़ाने वाली होगी, इससे श्रम बढ़ेगा नहीं, श्रम घटेगा भाई साहब, परिश्रम कम होगा, क्योंकि हल से जो है उतना बढ़िया चिराई नहीं हो पाएगी खेत की, ठीक है। तो श्रम जो है क्या होता है कि बढ़ जाता है जब आप काठ यानी लकड़ी वाले हल से करेंगे तो, और जबकि लोहे वाले से बहुत अच्छा चिराई हो जाती है। इसलिए पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी, बिल्कुल इससे पूंजी आपकी बढ़ जाएगी, पूंजी घटाने वाली बिल्कुल नहीं, घटेगी थोड़े। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है क्या है, बिल्कुल इस प्रश्न का एकदम सही आंसर है भाई साहब। अगर मज़ा आ रहा है भाई साहब ना प्रश्नों को देख करके तो ज़रूर हमें लिखिएगा और बताइएगा। आपको अगर कोई सुझाव भी देना है, चाहते हैं कि इस तरह से सर और क्वेश्चन आप लाएँ तो हम ज़रूर ऐसा करेंगे और लाएंगे भी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान क्या हो रहा है, घट रहा है भाई साहब ने बताया ना, पहले 55% था, अब कितना हो गया है, दे 15% हो गया है। अब 55% की तरफ जो है सेवा वाला क्षेत्र हो गया है, सेवा क्षेत्र इतना हो गया है, और 37% जो हो गया है, यह जो है 37% जो है लगभग हो गया है उद्योग वाला क्षेत्र। अब सोयाबीन की खेती में सबसे अधिक क्षेत्र किसका है, तो सोयाबीन कौन उगाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। इसे आप लोग याद करते हुए चलेंगे। अब निम्न में से किसमें कपास की प्रति उत्पादन सबसे अधिक है, तो यह है मैक्सिको में सबसे अधिक हेक्टेयर में कपास उत्पादित होता है, ठीक है। सबसे अधिक कपास कहाँ पे, तो मैक्सिको में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिको में सबसे अधिक कपास होता है। चलिए आगे प्रश्न की तरफ। यहाँ पे प्रश्न है, मिलान करना है कि रबड़ कहाँ मिलता है, थाईलैंड में मिलता है। कावा भैया मंगोलिया में ना मिलता है, ये गलत है, ये मिलता है ब्राज़ील में। कावा सबसे अधिक कहाँ पे, ब्राज़ील में है। जैतून स्पेन में ये है, गन्ना ब्राज़ील में ये है। चलिए आगे प्रश्न है, आम कहाँ मिलता है, तो आम भैया उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आम मिलता है। लीची बिहार में मिलता है। नारियल केरल मिलेगा, और सेब जम्मू कश्मीर में। ये तो भाई साहब कोई मार देगा। अब इसको आप ABCD बना के लिख दीजिएगा कमेंट में। अब देखिए काशी लालिमा, ठीक है, काशी लालिमा जो है क्या है, काशी लालिमा किसकी प्रजाति है, तो यह है भिंडी की। काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है, ठीक है। और काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है, किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे खरीफ में उगाओ चाहे गर्मी में उगाओ ना, चाहे बरसात में उगाओ चाहे गर्मी में उगाओ, जाड़ा को छोड़कर हर समय उगाओ ना, ये बहुत बढ़िया क्या है, प्रजाति है भिंडी की। तो हर समय आपको जो भिंडी देखने को मिलती है जाड़ा गर्मी जाड़ा को छोड़ करके हर समय, तो होती है काशी लालिमा वाली ही भिंडी, ठीक है। जो देखिए जो इम्पोर्टेंट है ना वही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब नहीं पूछा जाता है। चलिए एक प्रश्न बताइए कि GVA, ठीक है, GVA में कृषि का हिस्सा कितना है ना, अब मतलब सही से बताइए। GVA में कृषि का हिस्सा जो आप पूछ रहे थे इसमें दिया था पीछे,
कृषि का हिस्सा कितना है? तो कृषि का जो हिस्सा है वह 2021-22 के हिसाब से, ठीक है, 21-22 के हिसाब से वह कितना है? तो यह 18.8%, 18.8% जो कृषि का यहाँ पे हिस्सा है, ठीक है। जीवीए जो है जीडीपी की जगह पे अब जीवीए का जो प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि देश में गेहूं उत्पादन की दृष्टि से निम्न राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? गेहूं के दृष्टि से अवरोही मतलब क्या होता है? घटता हुआ क्रम। तो सबसे अधिक कहाँ होगा? सबसे अधिक जो है तो यहाँ पे हरियाणा में होगा, ठीक है, सबसे अधिक हरियाणा में होगा। हरियाणा के बाद राजस्थान में हो जाएगा, ठीक है, फिर बिहार में हो जाएगा, फिर मध्य प्रदेश में हो गया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे डी जो है यहाँ पे सही नहीं होगा भाई साहब, क्योंकि यहाँ पे गलत हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो है गलत हो रहा है। देखिए सही क्या होगा? यहाँ पे हरियाणा सबसे अधिक, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, तब जाके बिहार। बिहार लास्ट में तो है, क्लियर है, लेकिन देखेंगे कि मध्य प्रदेश भी ज़्यादा अच्छा खासा इसका उत्पादन है गेहूं का, ठीक है। तो यहाँ पे प्रश्न अगला है कि भारत में फसलों की बुआई के अंतर्गत शुद्ध क्षेत्रफल है। भारत में जो है फसल की बुआई करना है तो शुद्ध क्षेत्रफल कितना है, ठीक है, बुआई करने के लिए? तो यह कितना है? 14 करोड़। और यहाँ पे फसल यहाँ पे बुआई जाता है एकदम शुद्ध स्थल पे यहाँ पे हो जाता है, तो यहाँ पे 13.99 करोड़ यहाँ पे ऑप्शन मतलब यह है। और यहाँ पे क्षेत्रफल में बुआई करी जाती है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ यहाँ पहुँचते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है कि खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि दर ऋणात्मक किस साल थी? खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि जो है ना कम हो रही थी, किस साल कम हुई थी? तो यहाँ पे बताना है। तो 2004-05 में, कब? 2004-05 में जो वृद्धि दर थी वह ऋणात्मक हो गई थी भाई साहब, बढ़ने के बजाय घट गई थी। खेतों में जो उत्पादन था, सोचिए कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा हमारे देश को। हमने सारी प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और विकास कार्यों को प्रयोजित किए जा रहे हैं, लेकिन अगर कम होगा, सोचिए कि आप भी मेहनत करें और मेहनत करने के बावजूद भी आपका नंबर एक कम आ जाए एग्जाम में, बताओ क्या होगा ना? तो आपको दुख होगा ना कि क्या फ़ायदा हमारे पढ़ने से, और नंबर भी कम आ गया। देखिए तो किस योजना में ऋणात्मक विकास देखा गया? किस योजना में ऋणात्मक विकास यहाँ पे देखा गया, यह बताना है आपको, ठीक है। तो यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में यह आपको ऋणात्मक यहाँ पे विकास देखा गया था। और तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? तो 1961 से लेकर के 1965 तक था। 1961 से 1965 तक के बीच में ये जो थी योजना पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। और इसमें जो है -1% की ऋणात्मक हो गया था, -1% क्या हो गया था? ऋणात्मक हो गया था। क्या चीज़? तो कृषि का जो विकास है वह। अब भारत का औसत फसल गहनता कितना है? औसत फसल जो है गहनता देखा जाए तो कितना है? तो बता दें, इसमें से कोई सही नहीं, सब गलत है। अब जो है देखिए 2012 का हिसाब किताब है, अब जो है हमारा हिसाब किताब नया है 2024 वाला, तो ये है 143%। 143% जो है गहनता है। पहले 143 हुआ करता था, अब जो 143 जो है फसल की गहनता है। मतलब कि हम जो है एक खेत में जहाँ पे गेहूँ उगा सकते हैं उसमें अन्य भी चीज़ों को उगा करके साल भर में उगाते हैं, दो मतलब कि 1.5 फसल उगा लेते हैं। अगर हम औसतन अपने खेतों में देखें तो, जैसे में अगर आपके अपने खेत में कई लोग 2 फसल उगाते हैं, कुछ लोग 1 फसल मिलाते हैं, तो अगर इसको औसत निकालेंगे तो निकलेगा 1.5 फसल। तो इसी आधार पर 143% जो है हमारे भारत की औसत फसल गहनता है। अब प्रश्न देखिए, क्या मज़ेदार प्रश्न है भाई साहब। यहाँ एक प्रश्न है कि खाद्यान्न उत्पादन में भारत जो है आत्मनिर्भर है, बिल्कुल आत्मनिर्भर है। अब तो हम लोग दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अनाजों का। देखिए हम लोग प्याज करते हैं, बासमती चावल तो खूब करते हैं, उससे ज़्यादा हमें राजस्व या विदेशी आय का स्रोत
तो उसे माना गया है। अब भारत थोक मात्रा में खदानों का आयात नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है, थोक मात्रा में नहीं करता है, खदानों का आयात नहीं करता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे जो है इसका, तो जो प्रश्न इसका आंसर होना चाहिए वह दोनों सही है, ठीक है, दोनों यहाँ पे सही है यहाँ पे, ठीक है, और इसका स्पष्टीकरण भी यहाँ पे सही है, ठीक है। तो देखिए, भारत में कुल कितना खाद्यान्न उत्पादन होता है, यह देख लीजिए, यह आपको बताना है। तो कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 308.6 मिलियन टन जो है यहाँ पे खाद्यान्न का उत्पादन होता है। इसमें चावल जो है 122 मिलियन टन और गेहूँ 109 मिलियन टन है। बाकी और भी इसमें जैसे दाल हो गया, मक्का, बाजरा वगैरह इसमें शामिल है। तो सबसे ज़्यादा गेहूँ और चावल का सबसे ज़्यादा क्या है उत्पादन होता है, 122 मिलियन, फिर गेहूँ का है। इसे आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। देखिए, जो भी बता रहे हैं हम वर्तमान जो करंट है उसके परिप्रेक्ष्य में ही बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ सोचिएगा कि हम जिस समय का क्वेश्चन है उस समय की बातें आपसे साझा कर रहे हैं, याद रखिएगा इसे। अब देखिए, भारत में राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा प्राप्त कर ली, बिल्कुल कर ली है, लेकिन पारिवारिक सुरक्षा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए, इसका आंसर यहाँ पे है कि खाद्यान्न स्टॉक पर्याप्त है, परंतु हम परिवारों को उसे प्राप्त कराने में असमर्थ हैं। हमारे पास सब है, सब रुपया पैसा धन है, सब है, लेकिन हम जो है हमारे देश के बीच जो है सामंजस्य नहीं है। लोग एक दूसरे को अपना जो हिस्सा है सरकार से ले लेते हैं, मतलब दूसरे का हिस्सा ले लेते हैं, और जो मजबूर है जिसे वो मिलना चाहिए उसे नहीं मिल पाता है ना। वही चीज़ है कि वह हमें परिवारों को हम नहीं पहुंचा पाते हैं जो इसके लिए आवश्यक हैं, जो मतलब इसके लिए चाहत रखते हैं, या जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। तो इसलिए हमें पारिवारिक सुरक्षा नहीं है। लेकिन हमारे पास खाद्यान्न की नहीं कमी है, हमारे पास तो सब कुछ है ज़्यादा मात्रा में। कितना अनाज सड़ जाता है अनाज गोदामों में, कितने आलू में आलू जो आलू स्टोर हैं वहाँ पे कितने आलू सड़ जाते हैं, लेकिन वो गरीबों को नहीं मिल पाते हैं। बहुत से गरीब बिना आलू के खाते हैं, ठीक है। तो है हमारे पास, लेकिन हम उनको प्रोवाइड या पहुंचा नहीं पाते हैं। अगर हमारे पास कोई संस्था होती कि जो वहाँ पे ख़राब आलू फेंक दिए गए हैं वह उन ज़रूरतमंदों को पहुंचाया जाता, तो यह भी यहाँ पे सुरक्षा वाली जो व्यवस्था है यहाँ पे सही हो जाती है, ठीक है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे, सब्जियों का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? भैया साहब, चीन यहाँ है। चीनवा सबसे अधिक है, चाहे तम्बाकू में ले लो, चाहे चीनी में ले लो, चाहे सब्जी में ले लो, चाहे गेहूँ में ले लो, चावल में ले लो, लोहा में ले लो, सब में आगे आगे रहता है, ठीक है। यह है चीनवा, और ये क्या करता है, भारत को परेशान भी करता है। इसने जो है अक्साई चिन्ह हमारे देश का ले लिया है, ठीक है, और हम इससे लेंगे ज़रूर, छोड़ेंगे नहीं इसको। अब देखिए, काफ़ी उत्पादक देशों में काफ़ी का उत्पादन 2016 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। काफ़ी के उत्पादन में इसको जो है हमें सही करना है। तो सबसे सही से क्या होगा, देखिए आज की तरह से बात करेंगे, और 2016 की बात छोड़ दी। 2016 में क्या था हमसे मतलब नहीं, 2024 में जो आएगा उसके हिसाब से होना चाहिए। तो सबसे अधिक कौन है? ब्राज़ील। सबसे अधिक कॉफ़ी ब्राज़ील बनाती है, फिर वियतनाम बनाती है या उत्पादन करती है, फिर जाके कोलंबिया, और फिर जाके इंडोनेशिया, ठीक है। इंडोनेशिया के बाद इथोपिया भी आता है बाद में। तो यहाँ पे डी क्या रहेगा, बाद में रहेगा, डी दूठे है, और यहाँ पे सी के बाद बी है, तो बी वाला यहाँ पे है, तो बी वाला इस प्रश्न का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, कि भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्न में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है? मतलब कि हम जो है आयात किए हैं, ठीक है, हम जो है बाहर से मंगाए हैं किस चीज़ को, तो हम देखिए वनस्पति तेलों को मंगाए हैं खूब। हमारे पास मसाला तो खूब है, केरल में जानते हैं मसाला बेचने के लिए साले सब वो सब अंग्रेज, स्पेन वाले, पुर्तगाल वाले, फ्रांस वाले सब आए थे, है ना, अंग्रेज सब आए थे मसाला बेचने के लिए खाली खरीद के। और दलहन की पूछना ही नहीं है, ताज़ा फल तो हमारे यहाँ हम लोग खुद बेचते हैं विदेशों में, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम 2024-25 या 23-24 के
हिसाब से सर्वाधिक आयात हम किस चीज़ को किए थे, यहाँ पे ये बताना है। ठीक है, सबसे अधिक किसका हम लोग यहाँ पे किए थे। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको बताना है। तो मूंग हो गया, उड़द हो गया, मसूर हो गया, अरहर हो गया, उड़द हो गया। तो यहाँ पे सबसे अधिक हम लोग क्या किए थे, आयात किए थे, मंगाए थे। ठीक है, आयात किए थे या तो मंगाए थे ना। तो देखिए यहाँ पे इस समय के हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे मसूर जो है सबसे अधिक हम लोग मंगाए थे ना, मसूरी सबसे अधिक मंगाए थे बाहर से। और चावल का निर्यात किए थे, सबसे अधिक निर्यात जो है चावल का किए थे। ठीक है, चावल का हम लोग सबसे अधिक निर्यात यहाँ पे किए थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कृषि उत्पाद अपने निर्यात से देश के लिए सर्वाधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त करता है, किसको बेच करके। ठीक है, तो यहाँ पे कहवा को, कच्ची कपास को, चाय को, या बासमती चावल को। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कच्ची कपास को बेच करके भारत खूब ज़्यादा क्या करता है, कृषि उत्पाद यानी विदेशी मुद्रा प्राप्त करना है। विदेशी मुद्रा क्या करता है, प्राप्त करता है। कच्ची कपास जो है बेचता है सबसे ज़्यादा भारत विदेशों में। ठीक है ना, विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहा है सबसे अधिक कच्ची कपास से। अब यहाँ पे जो प्रश्न है कि भारत यानी विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के सभी ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। ठीक है, विश्व में भारत एकमात्र देश है जो रेशम के सभी 5 व्यापारिक रेशम के 5 जो है उत्पादन करता है। बिल्कुल सही बात है। भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ना, चीनी में चीन है सबसे अधिक। चीनी में कौन है, चीन है। ठीक है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। देखिए जो 5 इसमें रेशम के हैं उसमें मलबरी, टसर 1 और टसर 2, ईरी हो गया, मूंगा हो गया, ये सब 5 श्रेणी में रेशम का उत्पादन होता है और इसका व्यापार भी 5 का होता है। तो यहाँ पे प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है। कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का इसमें रास्ता है किसका। हमें कृषि में उत्पादन बढ़ाना है तो कुशल सिंचाई हो जाए, सही से कीटनाशक मिल जाए, गुणवत्ता उपयुक्त बीज मिल जाए और उर्वरक मिल जाए, सब चाहिए हमको। इसलिए यहाँ पे 1 से अधिक यानी ई वाला प्रश्न यानी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा प्रश्न का। तो यहाँ देखिए भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। ठीक है, तो भारतीय कृषि का जो है उत्पादकता कारण क्या है, तो निम्न उत्पादकता है हमारे यहाँ, कम उत्पादन हो पाता है, जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, भूमि आकार का छोटा है। ठीक है ना, तो कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे सहकारी कृषि यहाँ पे नहीं आया है। ठीक है, यहाँ पे सहकारी कृषि नहीं है। ठीक है, आप ही समझ लीजिए जनसंख्या अधिक रहेगी तो आप उत्पादकता अधिक हो नहीं पाएगी, प्रचंड बेरोजगारी है। अब एक के खेत में जो है 2 लोग का काम है, 10 लोग लगे हुए हैं। और हमारे यहाँ खेत छोटा छोटा है, छोटा छोटा क्यारी है। हमारे यहाँ जाओगे आप जो है तो छोटे छोटे खेत मिलेंगे गाजीपुर में, या बलिया बिहार चले जाओ, या उत्तर प्रदेश में बहुत लोग 1-1 मंडा खेत है उसमें से लोग जुट जाते रहे हैं। बड़ा खेत रहता है तो वहाँ पे फसलों उगाने में या उसको कटवाने में उसको मतलब कि आप प्रयोग कर सकते हैं तकनीकी वगैरह का भी। चलिए अगला प्रश्न के लिए, भारत में कृषि आय कर लगाया जा सकता है किसके द्वारा, तो राज्य द्वारा, केंद्र द्वारा, केंद्र राज्य सरकार द्वारा, और यहाँ पे स्थानीय सरकार द्वारा। तो स्थानीय सरकार का कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कृषि जो है यह राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। कृषि किस में आता है, तो राज्य सरकार में आता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में कृषि में कुल 65% लोग, अब तो 65% लोग क्या है कि कृषि में लगे हुए हैं। 65 छोड़िए 55% इस समय, ये एक का प्रश्न था ना, तो अब जो है 55% लोग जो है खेती में अभी भी लगे हुए हैं, या खेती संबंधित जितने भी रोजगार वगैरह हैं उसमें यहाँ पे लगे हुए हैं। काली क्रांति किस में है, तो कच्चा तेल जो होता है ना वो काली क्रांति में आता है। काली क्रांति जो है कच्चा तेल में आता है। यहाँ देखिए विशेष कृषि ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का मुख्य उद्देश्य, तो यह एक क्या है, योजना है
तो योजना में उद्देश्य है कि कृषि निर्यात का क्या होगा, कृषि निर्यात संवर्धन हो, यानी कृषि का निर्यात बढ़े, हम लोग अपने यहाँ से उत्पादन करके उसे विदेशों में बेचे। यह है क्या है, कृषि एवं ग्राम उद्योग की योजना है। ठीक है, फसलों को बढ़ाना उद्योग में थोड़े आता है, खेती बढ़ाना उद्योग तो है नहीं, दलहन की खेती करना उद्योग थोड़े है। उद्योग मतलब कि हम जो है अपना सामान को बेचें दूसरे देशों में। अब है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना जो है यह कब शुरू हुई थी, यह आपको बताने हैं। तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 और 2000 के बीच में हुई थी। ठीक है, 1999 और 2000 के बीच में हुई थी। एक है फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। ठीक है, फसल बीमा योजना ये कब हुई थी, तो यह जो है 1985 में हुई थी। 1985 में फसल बीमा योजना थी और इसी को बाद में बदल करके राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बना दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि योजना। तो फसल बीमा 1985 में और बाद में यानी 2000 के आसपास में इसे कृषि बीमा योजना बनाई गई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। हॉर्टिकल्चर है ना, हॉर्टिकल्चर मतलब कि खेती बाड़ी वाला यहाँ पे है। ठीक है, तो यह कब शुरू की गई थी हॉर्टिकल्चर वाला योजना यहाँ पे। ठीक है, तो यह जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना 2005 और 10 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना है ना, यह 2005 से 2010 के बीच जो है यह मतलब थी 10वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं जो है 5 से 10 के बीच में थी। ठीक है, और सुनिए और चीज़ें जो तो फसल बीमा हो गया यहाँ पे, ये देखिए आपने 1985 में, फिर बीमा योजना जो थी वह 99 से 2000 में। एक किसान बही भी आई थी, यह बताइए कब आया था, किसान बही जो योजना है यह कब आई थी। ठीक है, और खरीफ पर भी कृषि बीमा को लागू कर दिया गया, कब, खरीफ पर कृषि बीमा कब लागू कर दिया गया था, यह बता दीजिए कब इसको लागू किया गया था। ठीक है, और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास यह कब आया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब आया था। इसमें मिनटों पर देखिए आया था, इसमें बताना है। और चलिए आगे, तो देखिए इसका प्रश्न का आंसर जो है बता दें कि किसान बही जो है 1992 में आया था, 1992 में आया था। और राष्ट्रीय खरीफ वाला पर जो है अगर बात करें तो 2004-05 में, 2004-05 में यह आया था। तो अगला प्रश्न में जहाँ यह है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो है 7-8 में, 2007-08 में यह आया था। और इसमें क्या है कि अभियांत्रिकी के लिए लाया गया था कि जो भी टेक्नोलॉजी है उसको आगे बढ़ाया जाए। इसमें मिट्टी का परीक्षण था, उर्वरक का प्रयोग करना, कितना प्रयोग करना चाहिए, प्रयोगशाला वगैरह था, यंत्रों का परीक्षण करने के लिए था, कृषि के भंडार और संरक्षण की व्यवस्था यहाँ पे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में की गई थी। चलिए यहाँ पे खाद्य, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किन कानून के अंतर्गत होती है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि राज्य जो खाद्यान्न वाली है ये जो है सुरक्षा अधिनियम 2013 आयोग की स्थापना किस कानून से होती है, राज्य खाद्य आयोग की, तो 2013 से होती है। ठीक है, 2013 से होती है। चलिए और बताइए, इसमें एक प्रश्न यहाँ पे है कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, कृषि श्रमिक
कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा, ठीक है, योजना जो है से क्या हमें मिलता है, तो इससे बीमा यानी जो पेंशन है वही हमें पेंशन इसमें मिलता है कृषि श्रमिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत, ठीक है। और देखिए इसको NFSA कहते हैं, जो राज्य वाला है ना, राज्य खाद्य आयोग, इसका जो विस्तार रूप है वह NFSA। तो ये मतलब नेशनल वाला है और राज्य वाला 2013 में शुरू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, तो ये जो है देखिए लास्ट प्रश्न है, 60/60 वाला प्रश्न यहाँ पे पूरा हो चुका है, ठीक है। देखिए इसमें कुछ और कुछ सीख लीजिए। और इसमें क्या है कि बताना है आपको कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम था NFSA, ठीक है, इसमें 75% ग्रामीण है, इसमें 75% ग्रामीण, 50% शहरी, इसमें 50% शहरी हैं। और यहाँ पे इसी के अंतर्गत हमें NFSA के अंतर्गत ही हम जो है मतलब कि कम मूल्य में लोगों को अनाज मुहैया कराते हैं। ऐसे 3-2-1 रुपया जो है इसमें गेहूँ, 2 रुपया में चावल और 1 रुपया में मोटे अनाज, जो भी गरीब होते हैं उनको अनाज हमें देते हैं। जैसे आपको गांव में देखेंगे उत्तर प्रदेश में, तो गांव में मिलता है अनाज मिलता है कोटेदारों के यहाँ जा करके, तो सभी लोग जा करके अपने अनाज के लिए लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह का से जो है आप देख सकते हैं कि ये सब क्वेश्चन था। और महिला बच्चों के पोषण के लिए जो है NFSA ने योजना चला रखी है। तो आपको प्रश्नों की जो श्रृंखला है कैसी लगी, आप इसे ज़रूर लिखिएगा और अपने मित्रों के साथ साझा करिएगा। और लेबल जो प्रश्नों का है यह जो है इसके बारे में लिखिएगा कि यह आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रहा है, और सुझाव वगैरह भी आपका सादर आमंत्रित रहेगा। जय हिंद माय फ्रेंड्स।